गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सेकंड चैप्टर आपने रीड किया होगा। अब हमारा है थर्ड चैप्टर, मैन एंड इन्वायरमेंट, मानव और वातावरण। क्योंकि वातावरण के बिना मनुष्य का विकास हम नहीं समझ सकते। क्योंकि जिस वातावरण में मनुष्य रहता है, अगर उस प्रकार का वातावरण ना हो तो मनुष्य भी नहीं निवास कर सकता, मनुष्य भी नहीं सर्वाइव कर सकता। तो आज का जो लेसन है काफ़ी इजी भी है और आपके लिए समझने में आसानी भी होगी। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है, मानव तथा वातावरण का एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध या मानवीय विकास वातावरण का संबंध बताएं। इसके कथन की पुष्टि कीजिए। मानव वातावरण की उपज है, इस कथन की विवेचना कीजिए कि मनुष्य जो है वातावरण की उपज है, यानी वातावरण के बिना मनुष्य का जन्म संभव नहीं था। कि एक विशेष प्रकार का एनवायरनमेंट तैयार हुआ और तभी मनुष्य का जन्म भी हुआ। तो एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो जीव की उस परिस्थिति का योग को हम वातावरण कहते हैं। कि जिस प्रकार की जीव या जीवन के लिए परिस्थिति उत्पन्न होती हैं तो वही हमारे लिए क्या है, वातावरण। और वातावरण पर्यावरण उन समस्त बाह्य दशाओं के प्रभावों का योग माना जाता है जो प्राणी जीवन के और विकास के लिए प्रभावित करते हैं एक दूसरे को, और इसी को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। जो वस्तु के निकट से घेरे है और उसको प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित भी करता है तो वो क्या कहलाता है, वातावरण। पर्यावरण के अध्ययन की अगर बात करें तो भूगोल विषय पर्यावरण का अध्ययन है, क्योंकि उसके प्रत्येक जो इसके अंतर्गत उन सभी परिस्थितियों का वातावरणिक अध्ययन किया जाता है जो मानव को एक परिवर्तित करते हैं, घेरे हुए हैं एक दूसरे के बीच में, जिसे मानव से बाहर वे समस्त वस्तुएं, स्थितियाँ और दशाएं आती हैं जिनकी मानव क्रियाएं मानव जीवन विकास को किसी न किसी रूप में प्रभावित करती हैं। यानी जो भी एनवायरनमेंट का हिस्सा है किसी भी चीज़ का, वो मनुष्य को किसी न किसी रूप में प्रभावित भी करता है। तो भूगोल एक ऐसा विषय ही है जिसमें मानव जीवन को प्रत्येक पहलू और क्रियाओं को इत्यादि को प्रभावित करती है, और इसी के अनुकूल वातावरण पर्यावरण मिलने पर मानव विकास भली भांति उन्नति की ओर जाता है। दूषित और प्रतिकूल वातावरण मिलने पर न केवल मानव का विकास अवरुद्ध हो जाता है बल्कि उसका पतन भी होना शुरू हो जाता है। कि भी एक अच्छा वातावरण ही उसके विकास के लिए जरूरी है। तो इस तरीके से हम मान सकते हैं कि भी जैसा वातावरण होगा किसी स्थान पर विशेष लोगों का आर्थिक धंधा कैसा होगा, उनका रहन सहन वेशभूषा स्वभाव कैसा होगा, तो वो किस पर निर्भर करता है, वहाँ पर पाए जाने वाले भौगोलिक पर्यावरण पर। कि भी खान पान कैसा है, रहने का स्थान कैसा है, यातायात के साधन कैसे हैं, तो भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव इस पर पड़ता है। तो इसी तरीके से वहाँ के लोगों का व्यवसाय कैसा है, जल के आसपास रहने वाले लोग हैं तो मछली उत्पादन करते होंगे, खाद्य सामग्री का उत्पादन करते होंगे, वरना अधिकतर उपयोग उद्योग धंधों को चलाने के लिए भी होता है। तो इस तरीके से जहाँ पर उष्ण जलवायु होती है वहाँ पर सूती वस्त्र, रेशमी और पतले वस्त्र होते हैं। जहाँ शीत ऋतु अधिक पड़ती है वहाँ पर लोग ऊनी और मोटे सूमदार कपड़े पहनते हैं। तो इस तरीके से वातावरण का प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि भी इसी कारण से कहा जाता है कि मानव अपनी भौगोलिक परिस्थितियों की उपज है। कि जिस तरीके से भौगोलिक परिस्थितियां हैं तो उसी तरीके से मानव का भी उपज होती है, उसी तरीके से भी मानव का विकास होता है। तो भौगोलिक परिस्थितियों पर क्या है, मनुष्य निर्भर करता है उसका विकास। तो मानव और वातावरण की अगर बात करें संबंध की, तो रहन सहन, कार्यकलाप, भोजन, अवस्था, शरीर की जो संरचना है वो वातावरण द्वारा ही निर्धारित होती है। तो मानव जीवन का संरचना प्रकृति पर्यावरण द्वारा ही होता है। अतएव कहा जा सकता है कि मानव प्रकृति का दास है और मैन इज सल ऑफ एनवायरनमेंट। मानव की क्रियाएं जो हैं वातावरण द्वारा प्रभावित होती हैं, जन्म लेता है, पनपता है। और प्रसिद्ध जर्मन भूगोलवेत्ता ने कहा कि भी रेटजल ने वातावरण मानव वातावरण की उपज है। तो इसी तरीके से प्रकृति का वह क्या मान सकते हैं, हम दास मान सकते हैं। तो विभिन्न विद्वानों ने भी बताया है टुंड्रा प्रदेशों में एक्सिमो
या हिम के घरों में रहने वाले जो लोग हैं, वहाँ पर पाए जाने वाले जीव रेडियार हैं, मांस, दूध, अन्य कार्यों पर निर्भर रहते हैं, तो वो पर्यावरण का प्रतिफल है। गर्म क्षेत्रों में रहने वाले लोग जिस प्रकार की एक्टिविटी में रहते हैं, जिस प्रकार की आर्थिक और सामाजिक क्रियाएं करते हैं, तो वो वहाँ के इन्वायरमेंट से संबंधित हैं। तो इन्वायरमेंट जहाँ का जैसा है, तो उसी प्रकार के लोग वहाँ पर एक्टिविटी भी उसी प्रकार की करते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से संबंधित हम कह सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि भी पर्यावरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए, इसके विभिन्न प्रकार, क्रियाएं, शक्तियाँ का विवेचना कीजिए। इस तरीके से पूछ सकते हैं, पर्यावरण की परिभाषा दीजिए और इसके प्रकार और विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पर्यावरण भूगोल का प्रमुख विषय है, स्पष्ट कीजिए। वातावरण के प्रमुख तत्वों का मानवीय क्रियाओं पर प्रभाव, पिछले क्वेश्चन में हमने यही देखने को मिला है। और भौतिक पर्यावरण बहुत असंतुलित हो गया है, क्योंकि चेंजेबल है, बार बार तो इन्वायरमेंट ऑफ फिजिकल चेंज होता रहता है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना, परि और आवरण, चारों ओर, अर्थात चारों ओर का घेरा। अंग्रेजी में अगर कहें तो इन्वायरमेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो जिसका अर्थ है घेरना या मेंट करना, चारों ओर। इस प्रकार से पर्यावरण एनवायरमेंट का शाब्दिक अर्थ कहता है चारों ओर से घेरना। तो वास्तव में अगर बात करें तो मानव और अन्य जीव जंतु की ओर घेरने वाला क्षेत्र वास्तव में पर्यावरण कहलाता है, जिसमें मुख्य 5 तत्व हैं, जिसमें भूमि, ऊर्जा, वायु और जीवधारी। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भी भूमि, जल, ऊर्जा और वायु भौतिक पर्यावरण की रचना करते हैं, जबकि जीवधारी जो हैं, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, मानव निवास, उसी पर्यावरण पर निर्भर करता है, जिसके अंदर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु का संयोग से हुआ और इन्हीं समस्त विज्ञान के अनुसार मानव शरीर की रचना भी हुई। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि भौतिक पर्यावरण की इसी विशेषता के कारण सौरमंडल में पृथ्वी एकमात्र जीवित ग्रह हम कह सकते हैं। सौरमंडल का अनोखा ग्रह इसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर केवल पर्यावरण मिलता है। तो विभिन्न परिभाषाएं जे रोस ने भी दी है कि पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं और इससे प्रभावित भी होते रहते हैं। प्रकारों की अगर बात करें पर्यावरण के प्रकारों की, तो प्रमुख जो प्रकार हैं वो दर्शाए गए हैं 2, भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण और मानवीय या सांस्कृतिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण वो होता है जिसमें मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है, जिसमें भौतिक स्थितियाँ हैं, संरचनाएं हैं, मानव की शारीरिक संरचना है, स्वास्थ्य है, रहन सहन है, एक देश का व्यापारिक मार्ग है, और मलेशिया, इंडोनेशिया के विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित भी करते हैं, तो वो पर्यावरण पर निर्भर करते हैं। तटरेखा कैसी है, सीमांत रेखाएं कैसी हैं, भूमि का आकार और विस्तार कैसा है। चीन जैसे भारत, चीन, ब्राज़ील के बड़े विस्तार वाले देश हैं, तो कृषि प्रधान देश है। तो इसी तरीके से भू आकृतियाँ कैसी हैं, पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, पठार मैदान हैं। इसके बाद पर्वतों का जलवायु पर प्रभाव भी, किस प्रकार के पर्वत हैं उसकी जलवायु पर निर्भर करते हैं। शीत जलवायु है तो बर्फ़ से ढके होंगे, उष्ण जलवायु है तो वो बर्फ़ से ढके नहीं होंगे, पेड़ पौधे वहाँ पर होंगे। तो इस प्रकार से पर्वतों का सुरक्षा पर प्रभाव के भी बहुत सारे जो पर्वत हैं किसी न किसी देश की सुरक्षा करते हैं, जैसे भारत में हिमालय पर्वत। इसी तरीके से पर्वतों का वनस्पति पर प्रभाव बहुत ज़रूरी है कि विसंगन वन जहाँ पर पाए जाते हैं, जिससे वहाँ लकड़ी काटने का कार्य पनपता है, घास मिलती है, जिससे वहाँ पर भेड़ बकरियाँ या पशुपालन किया जाता है। पर्वतों का स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, दवाइयाँ निकलती हैं, मिलती हैं वहाँ, बहुत सारी चीज़ें। पर्वतों का मानव स्वभाव पर भी प्रभाव पड़ता है कि परिश्रमी लोग होते हैं, पर्वतों के ज़्यादा साहसी और वीर होते हैं, सत्यवादी होते हैं। इस तरीके से मानवीय प्रभाव की अगर बात करें तो मैदानों पर कृषि ज़्यादा होती है, मैदानों में उद्योग धंधों का प्रभाव पड़ता है, मैदानों में परिवहन सुविधा अच्छी होती है, मैदानों में जनसंख्या का प्रभाव पड़ता है क्योंकि रहने के लिए सुविधाएं अच्छी होती हैं। मैदानों में मानव का जो स्वभाव पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जलाशय होते हैं, जलवायु अच्छी होती है, जीव जंतु होते हैं, तो विभिन्न प्रकार के जो कार्य हैं वो भी काम करते हैं। इसी तरीके से मानव निर्मित जो सांस्कृतिक वातावरण अगर बात करें तो मनुष्य ने ही बहुत सारे वातावरण का प्रयास किया, जिसमें फसलें उगाना है, कपास है, पटसन है, इससे कपड़े बनाना है, नदियों
कि जो बाढ़ आती है उनको कंट्रोल कर लिया है। तो मानव निर्मित ढांचे बनाए हैं, मकान भवन बनाए हैं, उद्योग बनाए हैं, तो ये क्षेत्र जनसंख्या वृद्धि होने लगती है। तो ग्रामीण लोग शहरों की ओर बसने लगते हैं। तो इस तरीके से एक सांस्कृतिक पर्यावरण का भी विकास होता है। तो ये सारी चीज़ें जैसे रेल मार्ग है, उद्योग हैं और संतुलित जो वातावरण है, कल्चरल वातावरण, किसी विशेष क्षेत्र में संतुलन रखकर जीवन व्यतीत करता है। इसलिए कहा जाता है कि मानव न केवल अपने भौगोलिक वातावरण की उपज है बल्कि वह उसका निर्माता भी है। बहुत सारी चीज़ें मनुष्य ने भी बनाई हैं। वह अपने ज्ञान, विज्ञान और तकनीक द्वारा प्राकृतिक वातावरण या प्रतिकूल पर्यावरण को भी परिवर्तित करता रहता है, चेंज करता रहता है। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि भी धरातलीय जल के अलावा भूमिगत जल भी प्रदूषित हो जाता है। तो ये मनुष्य की समस्याएं हैं, मनुष्य निर्मित समस्याएं हैं। तो मनुष्य प्राकृतिक वातावरण को प्रभावित भी करता है और वातावरण मनुष्य को भी प्रभावित करता है। थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें तो पर्यावरण निश्चयवाद से क्या अभिप्राय है? इसी विभिन्न विद्वानों के विचारों को प्रस्तुत कीजिए। निश्चयवाद क्या है? कि यह विचारधारा प्राकृतिक शक्तियों को सर्वशक्तिमान समझकर चलती है। कि जो प्राकृतिक शक्तियाँ वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं। संभववाद की अगर बात करें तो इस विचारधारा के समर्थक मानवीय क्रियाओं एवं मानव पुरुष को अधिक प्रभावशाली मानते हैं। संशोधित नीतिवाद की अगर बात करें तो इस विचारधारा के जन्मदाताओं ने उपरोक्त दोनों कट्टरवादी को शांत कर दोनों को एक दूसरे पर आश्रित सिद्ध कर दिया। कि नीतिवाद और निश्चयवाद भौतिक मानव क्रियाओं को प्रभावित करता है। इसका अभी तक कोई ऐसा नहीं दिया गया इसका कि भी सर्वमान्य सिद्ध वातावरण हो। इस विद्वानों के अनुसार मानव की संपूर्ण क्रियाएं उसके भौगोलिक वातावरण द्वारा प्रभावित और नियंत्रित भी होती है। तो कि भी वातावरण के बिना किसी प्रकार की मानव एक्टिविटी नहीं होती। नीतिवाद की विचारधारा की मान्यता भी यही है कि भी क्रियाकलापों का भौतिक वातावरण पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है और इसी विचारधारा के अनुसार मानवीय प्रकृति का दास है। इस विचारधारा के अनुसार प्रमुख समर्थकों ने भी अपने अपने विचार दिए हैं, जिसमें स्ट्रैबो है कि भी भूगोलवेत्ता हुए हैं और भौगोलिक रेखों में इन्होंने तुलना भी की है। इसमें इन्होंने इटली के आकार, धरातल, जलवायु और विश्व के संबंधित रोम के उद्भव के विकास के बारे में भी प्रभावित किया। तो कार्ल रिटर है, मॉन्टेन्यू है, बोदिन है, तो इन्होंने भी अपने अपने विचार दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि भी हैक्कल और बैकल ने भी इनकी निश्चयवाद में विश्वास था। समाजशास्त्री थे। हैक्कल का नाम उल्लेखनीय आता है। विकासवादी दर्शन का अपनाकर उन्होंने नवीन विज्ञान का विकास किया था और इन्हीं के कारण ही नवीन विज्ञान, जिन्होंने मानव परिस्थिति विज्ञान कहा जाता है, को भी जन्म दिया। तो ये चीज़ कह सकते हैं कि भी अलग अलग जो भूगोलवेत्ता हैं उन्होंने अलग अलग अपने अपने विचार दिए। तो किसी ने नीतिवाद की आलोचना भी की 20वीं शताब्दी में कि भी क्रियाकलापों का अभाव में उत्तरोत्तर बढ़ने लगा था और इसी कारण से मानव क्रियाकलापों के अध्ययन करते हैं तो बहुत सी परिस्थितियां ऐसी मिलती हैं जिन पर वातावरण का प्रभाव भी पड़ता है। केवल भौगोलिक परिस्थितियों का प्रभाव मानव जीवन को निर्धारित नहीं करता, ये माना गया। तो अलग अलग भूगोलवेत्ताओं का अलग अलग विचार इसमें रहा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, संभववाद से क्या अभिप्राय है? भूगोलवेत्ताओं द्वारा प्रस्तुत विचारों की आलोचना कीजिए। संभववाद क्या था? कि विसंभववाद की विचारधारा उन विद्वानों की है जो ये मानते हैं कि मानव एक सक्रिय प्राणी है और वातावरण निष्क्रिय है। अतः भौतिक वातावरण और उसकी शक्तियाँ मानव के उनके कार्य को नियंत्रित करती नहीं करती और न ही उनके में रुकावट डालती। तो वह मानव को अवसर प्रदान करती है और मानव आवश्यकता अनुसार अपनी मानसिक क्षमताओं और शारीरिक शक्ति के अनुरूप अवसर का उपयोग करता है। तो विचारधारा में पोषक स्वीकार करते हैं कि वातावरण मानव की सीमा निश्चित कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि भी अलग अलग प्रकार के अलग अलग विचारधाराओं के अनुयायी हैं, जिनकी अलग अलग, जिसकी फेवरे ने भी इसी विचारधारा का जनक माना जाता है कि उनसी विचारधारा का संभववाद की विचारधारा का। तो उनके अनुसार वातावरण कहीं भी सीमित संसाधनों वाला नहीं है, परंतु जितने भी साधन किसी अमुक क्षेत्र में पाए जाते हैं, समय में पाए जाते हैं, तो मनुष्य के लिए वो संभावनाएं नहीं तो रहती हैं कि मनुष्य स्वेच्छापूर्ण उनको चुन सकता है, उनका प्रयोग कर सकता है। और ये उद्योग इन लोगों की इनकी अपनी इच्छा से ही चुने गए हैं, तो उन्हीं पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं था। किसी प्रकार का, जैसे विडाल डी लावेलास ने भी कहा है,
वातावरण की कुछ तत्वों को उनका नियंत्रण नहीं है तो कुछ पर उनका नियंत्रण है। तो इसी तरीके से विभिन्न जो राइटर हैं उन्होंने संभववाद की किसी ने आलोचना भी की है कि मानते हैं कि उसी प्रकार संभववादी विचारक प्राकृतिक शक्तियों को नगण्य मानते हैं, वो कुछ नहीं है, प्रकृति की विजय का उद्घोष करती है। इसी प्रकार दोनों ही अतिवाद इसके दोष से मुक्त हैं। तो इस तरीके से अलग अलग जो भूगोलवेत्ता हैं उनकी अलग अलग विचारधाराओं को आप रीड कर सकते हैं। उसके बाद 5वां क्वेश्चन हमारा आता है नवनिश्चयवाद पर प्रस्तावली को। नवनिश्चयवाद क्या था? दो नितांत विचारधाराओं वातावरण और निश्चयवाद और संभववाद के बीच संतुलन बनाने के लिए इस नई संकल्पना का विकास किया गया, जिसमें नवनिश्चयवाद कहा जाता है। नवनिश्चयवाद विचारधारा के प्रतिपादक का श्रेय जो अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे टेलर, ग्रिफिथ टेलर, तो उनको जाता है। तो उन्होंने ही इसका विकास किया। नवनिश्चयवाद विचारधारा को रुको और जाओ निश्चयवाद द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसमें वातावरण का प्रभाव मानव पर पड़ता है, वो स्वीकार किया गया। तो इस तरीके से किसी ने स्वीकार किया कि मनुष्य के ऊपर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, किसी ने नहीं स्वीकार किया। तो टेलर द्वारा विकसित जो विचारधारा है रुको और जाओ निश्चयवाद और नव निश्चयवाद या वर्तमान समय का निश्चयवाद भी इसको हम कह सकते हैं। तो क्योंकि विचारधारा का यह मानना है कि मानव प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई असंख्य संभावनाओं को चुनने के लिए स्वतंत्र है। जो ब्रह्म है तो उसे इस अवस्था में तक सीमित संभावनाएं ही प्राप्त होती हैं। और इस संबंध में उनका यह मत है कि भले और मूर्ख में अंतर केवल मानव की छांट पर निर्भर करता है, कौन किसको किस तरीके से छांटता है। तो इसी तरीके से वैज्ञानिक निश्चयवाद जो टेलर ने 1952 में दिया था, इसका नाम दिया गया वैज्ञानिक निश्चयवाद। और इसी तरीके से बहुत सारे जो विद्वानों ने अलग अलग ढंग से भी व्याख्यान किया। 6 क्वेश्चन हमारा आता है कि भाई पर्यावरण निश्चयवाद तथा संभववाद में अंतर क्या है। संभववाद के बारे में बताया, पर्यावरण निश्चयवाद के बारे में बताया कि पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा का प्रतिपादक 20वीं सदी में हुआ था। विचारधारा के प्रतिपादक रेटजल थे, जिन्होंने रेटजल के अनुयायी कुमारी सैंपल भी है और एल्बर्ट हंटिंगटन द्वारा जो निश्चयवादी विचारधारा दी गई थी उसी को इसने माना है। तो उसके बाद इन बाकी क्वेश्चनों को भी आप साथ साथ रीड कीजिएगा। बिल्कुल इजी हैं, अपनी अपनी वैज्ञानिकों की अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। कुछ क्वेश्चन हैं शॉर्ट आंसर टाइप लास्ट में, वो भी आप तैयार कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।